क्योंकि 70 साल से तो यही कर रहे हो कि 12% ब्राह्मण, 3% ये, 14% दलित, 22% मुसलमान, और ये बात आप सदा करते रहे हो। तो आज उन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं, जब चुनाव आप ऐसे ही करना चाहते हो तुष्टीकरण के नाम पर, तो हम भी 80% हैं। विचारधारा अगर सही है तो व्यक्ति आया है तो व्यक्ति बदल भी जाएगा। अगर कल कोई व्यक्ति गलत करे तो बदल जाएगा, परसों कोई व्यक्ति गलत करे तो बदल जाएगा। क्योंकि मैं जब मथुरा वृंदावन में था और वो कुंभ में आए थे, तो मैंने उनसे एक बात कही थी, हमारी मुलाकात हुई थी कि वृंदावन से शराब हटा दीजिए, और दूसरे महीने मुझे सूचना मिली कि इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो मैंने वहाँ भी कहा कि मैं यहाँ आया हूँ हैदराबाद में ओवैसी को आशीर्वाद देने कि वो लंबे समय तक जिए, क्योंकि मेरे जैसे राष्ट्रवादी संत जितने हिंदुस्तानियों को नहीं जागृत कर सकते, ओवैसी का एक बयान हिंदुस्तानियों को जागृत कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ओवैसी जैसे लोग यहाँ जिंदा रहें, बहुत लंबे समय तक दुआ देता हूँ, और वो ऐसी ऐसी भाषा बोलें कि हिंदुस्तान जागृत हो जाए, राष्ट्रवाद जागृत हो जाए, और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जागृत हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ अर्पण शुक्ला। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होगा। पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी बाल्यकाल से ही अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न रहे हैं। भागवत रहस्य तथा भागवत के मंत्रों के मानव शरीर पर दिव्य प्रभाव को प्रकाशित करने हेतु गुरुदेव ने भागवत शोध संस्थान की स्थापना की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध आनंदम धाम के महाराज श्री रितेश्वर जी महाराज से। महाराज जी, आपका लाइव यूपी न्यूज़ 24 में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भी संपन्न हुए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा फिर से सत्ता में विराजमान हुई है। योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि आपने जो 5 राज्य थे जिनमें चुनाव होने थे, आपने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और आपने जो 7.5 करोड़ अपने आपके भक्त हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपने उनको जागरूक किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसी का असर है जो हुआ, जो दिखा मुझे चुनाव में? भारतीय लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद आने वाली चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये एक यज्ञ की तरह है, महायज्ञ की तरह। लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्र यज्ञ, वैसे ही एक ये चुनाव यज्ञ है। क्योंकि इस यज्ञ में भी प्रत्येक भारतवासी के पास एक आहुति है। उस यज्ञ में तो हो सकता आपके पास संपत्ति न हो तो कुछ डाल न सके, पर यहाँ संविधान ने प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम आदमी तक को एक बराबर एक मत दिया है। इस मत को आहुति के रूप में जब हम उस यज्ञ में डालते हैं तो हमारे मन के अनुकूल सरकार आती है, और जब मन के अनुकूल सरकार आती है तो हमारा विकास होता है, हमारे राष्ट्रवाद की सुरक्षा होती है, हमारे सनातन संस्कृति की सुरक्षा होती है। तो आपके हाथ में 5 साल में एक ही दिन आता है, अगर इसका प्रयोग न कर सके, कहीं चूक गए किसी कारण से, थोड़े से आलस्य में, थोड़े शराब के बोतलों में, थोड़े से पैसों में, तो फिर 5 साल तक आप अपने परिवार और अपने देश के भविष्य को गर्त में डालते हैं। मैंने 5 राज्यों में अपने सैकड़ों आचार्यों के साथ और सैकड़ों वाहनों के साथ एक मतदाता जागरण यात्रा निकाला, और वो इसलिए निकाला कि वास्तव में भारतवर्ष में लोकतंत्र में इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं हो सकता। हम मठ मंदिर में तो यज्ञ करते ही हैं, 5 वर्ष में जब ये एक बार ये यज्ञ आता है तो उस यज्ञ में भी महात्माओं को उसी प्रकार से भाग लेना चाहिए जैसे अपने आश्रमों में बैठकर वो यज्ञ करते हैं। मैंने बहुत लंबी यात्रा की, प्रत्येक ज़िले में गया, और हर जगह मैंने अपने लोगों को और भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तराखंड के वासियों को जागृत किया कि आप एक दिन जरूर मतदान करिए और अपने मन के योग्य सरकार पाइए, नहीं तो फिर 5 वर्षों तक ड्राइंग रूम में बैठकर, चाय और पान की दुकानों पर बैठकर सरकार को गाली देने से कोई लाभ नहीं। आपके पास आज का समय है, आप अपने भविष्य का निर्धारण आज कर दीजिए। और मुझे लगता है गिलहरी की तरह मैंने प्रयास किया राम सेतु को बनाने के लिए, लेकिन गिलहरी के उसी कण से राम सेतु बना होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो मैं अपने आप को एक गिलहरी मानता हूँ उस महान भारतीय लोकतंत्र में। 150 करोड़ जहाँ लोग हैं, पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, चाहे देश विदेश हर जगह, मैंने उनको जरूर जागृत किया उन प्रदेशों में जहां उनको भी मतदान करने थे, और इसका व्यापक परिणाम मैंने देखा। मुझे तो महसूस होता है कि बड़ा व्यापक परिणाम हुआ और मुझे बहुत उत्साह मिला है। मैं आगे भी ऐसे करता रहूँगा। हमने ये भी देखा कि जब आपका काफिला जब निकलता है, जब आप चलते हैं अपने भक्तों के साथ, तो चाहे किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, चाहे बड़े नेता, बड़े चेहरे, वो भी आपके सामने आके नतमस्तक हो जाते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये भारतवर्ष है
और भारतवर्ष के में रहने वाले संविधान के दायरे के तहत प्रत्येक लोग भारतवासी हैं, कोई पाकिस्तान का है नहीं, सभी भारत के नागरिक हैं, इसलिए संविधान उनको यहाँ अलाउड करता है रहने के लिए। अब विचारधारा देश को लेकर अलग अलग है, देश कैसे चले, प्रदेश कैसे चले, किसी की विचारधारा अलग है, किसी की विचारधारा अलग है, लेकिन हर भारतीय होने के नाते मेरे पास बहुत सारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको आप बहुत बड़े लीडर कहते हैं वो भी आ जाते, उनसे भी हमारी वार्ता होती। मैं अपने मतदाता जागरण यात्रा में था और वो कोई अपना यात्रा कर रहा है, उस दौरान भी अगर किसी ने देख लिया तो दौड़ के चले आते हैं और मैं उनको गले लगा के उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार उन्नति करे, आपके पिताजी सुरक्षित रहें आपके परिवार में। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है और जब सनातन संस्कृति की बात आती है तो जो दल सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, सुरक्षा के साथ खड़ा है, वैसे दल के साथ हमारा मत सदा रहता है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, कहीं कोई संकोच नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई जवाबदेही नहीं है, विचार के प्रति है। जो विचार हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करता है, जो विचार से चाहे ऊपर चाहे नीचे सबका विकास, सबका प्रकाश, सबके जीवन में प्रकाश हो, इस विचारधारा को जो लेकर चलता है हम उनके समर्थन में हैं। कोई हमें दलाल कहे तो हम दलाल भी कहलाने को तैयार हैं, क्योंकि श्रेष्ठ विचारधाराओं के साथ रहना अगर दलाल कहा जाता है तो वास्तव में हम लोगों से बड़ा दलाल कौन होगा इस संसार में। महाराज जी, भाजपा इतनी सारी सीटें जीती, बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं या जगहें हैं जहाँ पे भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जैसे आजमगढ़ हो गया, रामनगर, कैराना, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि यहाँ पे भाजपा क्यों शून्य है? मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार भाजपा से ज़्यादा जहाँ पर ये दल नहीं जीती है, जो दल राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, जो दल सीए के साथ खड़ी है, जो एनआरसी के साथ खड़ी है और जो दल 370 को हटाने को लेकर खड़ी है, जो दल सनातन संस्कृति की बात करती है, जो राम मंदिर की बात करती है, जो काशी कॉरिडोर की बात करती है, जो सबका विकास सबके प्रकाश की बात करती है, जो शौचालयों की बात करती है, जो सबके पक्के मकान की बात करती है, मैं उनकी नीतियों का पूरा एजेंट नहीं हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का मैं एजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी अच्छी नीतियाँ हैं, क्योंकि मुझे किसी पत्रकार ने एक दिन बताया कि अब काला धन दोगुना हो गया है स्विट्जरलैंड में। मैंने कहा मैंने तो आरटीआई डाली नहीं, लेकिन अगर आपने ऐसा कहा है और ऐसा सही है तो मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं, क्योंकि उन्होंने काला धन वापस लाने के लिए कहा था। तो एक मुद्दे पर मैं उनकी भर्त्सना करूंगा, लेकिन सीए, एनआरसी, 370, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, सबके लिए शौचालय, सबके लिए पक्के मकान, सबके लिए गैस मुहैया कराना, सबके लिए इलाज मुहैया कराना, तो किस लिए विरोध करूं उनका? किस लिए? इसलिए कि वो किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि मुझे सेकुलर कहलाने का बहुत भीतर से इच्छा हो गई कि मैं सेकुलर बन जाऊं। मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं परम सांप्रदायिक हूं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों के दिए हुए संपत्ति और विचारों को जो संभालता है उसे संप्रदाय कहते हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो डरे सांप्रदायिक कहलाने से। मैं तो हिंदी और संस्कृत का विद्वान हूं और मैंने पढ़ा है। तो सांप्रदायिक शब्द का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हम उसको संभाल रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। गर्व से हर व्यक्ति कह सकता है मैं सांप्रदायिक हूं। मुझे सेकुलर होने का बहुत शौक नहीं है, क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। मैं धर्म सापेक्ष हूं, मतनिरपेक्ष हो सकता हूं। हमारे आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा आपका मन अलग नहीं हो सकता। हम मन भेद न रखें, मतभेद रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की विजय नहीं हुई है, जाति और धर्म के नाम पर विजय हुई है, तो वहाँ की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि जब मैं यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ जब वो जनसंख्या बढ़ती है तो फिर सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं है, पाकिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं है, बांग्लादेश में सेकुलरिज्म नहीं है, वहाँ धार्मिक राष्ट्र हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जहाँ कश्मीर था वहाँ सेकुलरिज्म नहीं था, नहीं के बराबर था। केरला में अब सेकुलरिज्म नहीं के बराबर है। आसाम में सेकुलरिज्म नहीं था इसके पहले, बहुत कठिनाइयाँ थी। तो जहाँ मत उनके, जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है, और जहाँ कम रहते हैं वो कहते हैं सेकुलर बनो, सेकुलर बनो। तो कहीं ना कहीं उनको भी विचार करने की ज़रूरत है कि सारा देश, सारा प्रदेश जब अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, सुरक्षा के पक्ष में खड़ा हुआ, गरीबों के पक्ष में खड़ा हुआ, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा हुआ, सनातन संस्कृति के पक्ष में खड़ा हुआ, तो कुछ ऐसे एरिया रह गए जहाँ पर आज भी संप्रदाय के नाम पर वोट हुआ, तुष्टीकरण के नाम पर वोट हुआ। ये चिंतन का विषय उनके लिए है
और ज़रूर इनके लिए भी, राष्ट्रवादियों के लिए भी सोचने का ये विषय है कि कैसे वहाँ राष्ट्रवाद की भावना हम भड़काएं, कैसे वीर अब्दुल हमीद हम पैदा करें वहाँ पर, कैसे मिसाइल मैन जो हमारे राष्ट्रपति थे वैसे सोच के लोग आएँ। मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पारसी जैन बौद्ध के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि ये सारे लोग तभी इस देश में सुरक्षित रह सकते हैं जब यहाँ पर वास्तव में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि हिंदू जहाँ ज़्यादा है वहाँ सेकुलरिज्म बचा हुआ है, और हिंदू जहाँ कम हुआ है वहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो गई है। कांधार अब अफगानिस्तान बन गया, जहाँ एरोप्लेन पे चक्के को पकड़ के लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा जीवन में देखा था बचपन से आज तक कि कोई एरोप्लेन के चक्के को पकड़ के जान बचाने के लिए भागने का प्रयत्न कर रहा हो? क्या भारतवर्ष को ऐसा देश बनाना चाहते हैं हम? नहीं। अगर ऐसा देश नहीं चाहिए हमारे नौजवानों को, तो वहाँ हिंदुओं का संवर्धन होना चाहिए। यहाँ सभी सुरक्षित हैं जब तक हिंदू ज़्यादा है। महाराज जी, आतंकवाद तो हमारे देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश के भीतर ही रहते हैं कुछ लोग जो अपने ही देश का अहित चाहते हैं। तो उससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन लोगों से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कई बार बहुत बड़े बड़े वक्तव्य आए हैं कि जब बाहर के किसी देश से हमारा युद्ध होगा तो गृह युद्ध हमें निपटना पड़ेगा, गृह युद्ध से भी हमें अंतर और बाहर दोनों के युद्ध करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील सरकार, राष्ट्रवादी सरकार ऐसे तत्वों का पहचान करेगी और ऐसे तत्वों को पहचान कर ऐसे सिचुएशन को आने से पहले ही निपटारा करेगी। कानूनन हम संविधान से चलते, संविधान को मानते हैं। यहाँ पर कोई अराजक संस्थान काम नहीं करता, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। यद्यपि मैं संविधान शब्द से ही लोगों को घेरना चाहता हूँ। नाम है संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, सबके लिए बराबर कानून, नाम है संविधान। पर जितना यहाँ पर असंविधान है और आपको किसी देश में मिलेगा नहीं। यहाँ रातों रात नियम बदल जाते हैं, उनके लिए कुछ और नियम है, उनके धर्म के अनुसार नियम है, उनके पंथ के अनुसार नियम है। भैया, संविधान का अर्थ होता है आपका समान नागरिक संहिता कानून, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक जैसा हो। अब जरा बताओ कि कोई सिविल कोड की मांग करता हो और कोई उसका विरोध करता हो, तो आप समझ लो कि देश के पक्ष में कौन है और देश के विरोध में कौन है। समान नागरिक संहिता कानून का विरोध क्यों करते? आपके घर में 5 भाई बहन हैं और आपके माता पिता किसी को इतना सब कुछ दे दें और किसी को कुछ न दें, तो घर में युद्ध हो जाता है। बोलते हैं सबको समान भाव से देखिए, हम सभी बच्चे हैं। तो वैसे ही भारत के सारे बच्चों के साथ समान विधान का प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन जब उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं तो समझ में आता है कि अब विरोध के लिए विरोध हो रहा है। अब किसी दल के नाम पर राष्ट्र का विरोध प्रारंभ हो गया है, किसी पार्टी के नाम पर भारत का विरोध प्रारंभ हो गया है। और इस बात को हमें देखना होगा और प्रत्येक भारतवंशी को जगना होगा और जगकर बहुत तरीके से इसका विरोध करना होगा। और लोकतंत्र सबसे बड़ा माध्यम है। 5 वर्ष के बाद ये मौका मिलता है तो आपके मत ये निर्धारित करते हैं कि आप सुरक्षा चाहते हो, राष्ट्रवाद चाहते हो, सनातन संस्कृति चाहते हो। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश ने फिर से सुरक्षा चुन लिया, फिर से राष्ट्रवाद चुन लिया और फिर से सनातन संस्कृति चुन लिया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें महाराज जी, तो जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहा, तो हैदराबाद की पार्टी AIMIM के चीफ ओवैसी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तब तुम लोगों को कौन बचाएगा। अब ये बयान उन्होंने जो दिया और उनसे जब बात करेंगे, यद्यपि मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। मैं हैदराबाद भी गया था, पालामारू भी गया था हिंदुओं के जागरण के लिए। मैं देश के प्रत्येक क्षेत्र में जाता हूँ। वहाँ एक बड़ा कार्य हिंदू डिजिटल कॉन्क्लेव हुआ था, मैं वहाँ का मुख्य अतिथि था। तो मैंने वहाँ भी कहा कि मैं यहाँ आया हूँ हैदराबाद में ओवैसी को आशीर्वाद देने कि वो लंबे समय तक जिएं, क्योंकि मेरे जैसे राष्ट्रवादी संत जितने हिंदुस्तानियों को नहीं जागृत कर सकते, ओवैसी का एक बयान हिंदुस्तानियों को जागृत कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ओवैसी जैसे लोग यहाँ जिंदा रहें बहुत लंबे समय तक। दुआ देता हूँ और वो ऐसी ऐसी भाषा बोलें कि हिंदुस्तान जागृत हो जाए, राष्ट्रवाद जागृत हो जाए और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जागृत हो जाएं। ओवैसी जी के द्वारा ये बोला हुआ शब्द जो संविधान की दुहाई लेते हैं, वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो क्या बोलते हैं और क्या चाहते हैं। उनकी पार्टी का नाम ही देख लो ना, उनकी पार्टी का नाम ही क्या है। कहाँ उसमें कहीं कोई आपको नज़र आता है सेकुलरिज्म? नाम ही रख दिया है पार्टी का ऐसा कि जो सिर्फ उसके लिए इत्तेहाद करता है। तो उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है नहीं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आज़ादी के पूर्व जिन्ना ने भी यही किया था और ये मिस्टर भी यही कर रहे हैं, जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। पर अब भारतवर्ष जागृत हो चुका है, सनातन संस्कृति जागृत हो गई। अब दोबारा किसी जिन्ना को यहाँ पर जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि और धर्मों में एकता बहुत है और हिंदुओं में एकता नहीं है। देखिए, एकता शब्द हमारे यहाँ खंडित हुई है
आपने अभी चुनाव देखा होगा तो उस चुनाव में आपने बहुत देखा होगा, यहाँ ब्राह्मण इतने, बनिया इतने, गुर्जर इतने, जाट इतने, राजपूत इतने, लोधी इतने, मुसलमान 22%। ये नैरेटिव 70 साल में सेट किए गए हैं। 70 साल से नैरेटिव सेट किए गए हैं कि हमें जब बताया जाएगा तो 3%, 5%, 9%, 12% हम लड़के मर जाएं, और वो 22% एक साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है 2014 के बाद इस नैरेटिव को थोड़ा तोड़ा गया है, और इस बार जब किसी मुख्यमंत्री ने, आदित्य योगीनाथ ने कहा कि 80-20 का चुनाव होगा, तो उनकी बड़ी भर्त्सना हुई। क्यों भर्त्सना कर रहे हो? क्योंकि 70 साल से तो यही कर रहे हो कि 12% ब्राह्मण, 3% ये, 14% दलित, 22% मुसलमान, और ये बात आप सदा करते रहे हो। तो आज उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, जब चुनाव आप ऐसे ही करना चाहते हो तुष्टीकरण के नाम पर, तो हम भी 80% हैं। यद्यपि इस बात को ये कहा गया कि 20% लोग विकास नहीं चाहते और 80% लोग विकास चाहते हैं, लेकिन मैं स्पष्टवादी हूँ, आपको बता देता हूँ। ये बात इसलिए कही गई थी कि 80% यहाँ हिंदू रहते हैं, 20% आप रहते हैं, तो अब ये चुनाव भी 80-20 पर होगा। जब आप हमेशा 20 एक तरफ रहते हो और हमें 3, 5, 7 कर देते हो, तो अब हिंदू भी जागृत हो गया है। अब सनातन संस्कृति के नौजवान भी जागृत हो गए हैं। और आपने हिजाब कांड भी देखा होगा, हिजाब के विवाद में जब हमारी ललनाएँ, हमारी बेटियां भगवा दुसाला उड़ करके जब कॉलेज चली गई, तो एक पूरा देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गया। जब हमारी बच्चियां इतनी अब भगवा के प्रति आकर्षित हो गई हैं, सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षित हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये देश बहुत खतरे में है। जब नौजवान जग गया अपनी संस्कृति के प्रति, नौजवान जग गया अपने राष्ट्रवाद के प्रति, तो अब इस देश को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। यद्यपि प्रत्येक क्षण हमें जागृत रहना होगा, साधु सावधान। 1 मिनट के लिए भी अगर सोए तो कछुआ और खरगोश की बात हो जाएगी, फिर वो खरगोश नहीं, कोई कछुआ आगे जाके जीत जाएगा। महाराज जी, जो आज का युवा है, जो हमारे देश का युवा है, ये 2014 से पहले राजनीति में इतनी रुचि नहीं रखता था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो एक रुचि हुई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता है पॉलिटिक्स में। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? मैं डिजिटल इंडिया का जो प्रादुर्भाव हुआ है भारत का, इससे बहुत मतलब प्रभावित हूँ। और इतना अच्छा मुझे लगता है कि कल तक जो डिजिटल हमारे फेसबुक और इसके लिए केवल गली मोहल्लों में अफेयर्स के लिए जिसके प्रयोग किए जाते थे लड़के और लड़कियों के बीच में, अब वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो राष्ट्रवाद का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब एक एक बच्चा, आप जब जाते हैं तो देखते हैं कहीं जय श्री राम, कहीं 370, कहीं डिबेट होते हैं, चर्चाएं होती हैं और स्वस्थ चर्चाएं होती हैं। और ये प्लेटफॉर्म को राष्ट्रवाद का प्लेटफॉर्म बना दिया है 2014 के बाद। इसके लिए तो कम से कम इस सरकार को मैं जरूर, लोगों ने कहा कि ये मोदी की जो सरकार है ये डिजिटल सरकार है, ये तो मतलब प्लेटफॉर्म के, सोशल प्लेटफॉर्म के बदौलत आ गई है। तो बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने कि सोशल प्लेटफॉर्म के नाते पूरा भारतवर्ष एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिल गया। इसलिए आज हमारा युवा देख करके सोशल प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी जो एक्टिविटीज ज़्यादा होती थी उसको देखकर घरों घरों से बच्चे और बच्ची राष्ट्रवाद के पक्ष में निकल आए हैं। और आज तो सोशल मीडिया भारतवर्ष को बचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ ये सोशल वार है, और सोशल मीडिया का वार निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी इसे जीतेंगे। हर जगह हम जीते हैं, और राष्ट्रवादी और सनातनवादी लोग इस सोशल मीडिया के वार को भी जीतेंगे और जागृत करेंगे। महाराज जी, युवाओं की बात चली है, युवाओं में ये भी देखा जा रहा है कि युवाओं के अंदर, आज के समाज में, आज की दुनिया में युवाओं के अंदर एक वैचारिक गैप आ गया है। तो इससे हमारे देश और हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ जी। 1858 में बनी मैकाले की शिक्षा पद्धति कहीं से भी हमारे देश के अनुकूल नहीं है। वो उनके अनुसार शिक्षा पद्धति बनाई गई है। जब बचपन से वही शिक्षा पद्धति से हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाके पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे उन बच्चों को बाबर कितने ईस्वी में जन्म लिया और बाबर का बेटा कितने ईस्वी में जन्म लिया, यही रटना है, यही पढ़ना है और यही लिख करके उनको नंबर मिलना है, तो उनके जीवन में सुसंस्कृति कहाँ से आएगी? उनके जीवन में क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? हमें ऐसी बोझयुक्त शिक्षा पढ़ाई जा रही है। मैं तो जरूर भारतीय सरकार से ये कहूँगा कि आपके भी 10वें साल होने जा रहे हैं, अब न करेंगे तो आप कब करेंगे? शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नीति में काम नहीं चलेगा, आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। आखिर उनके मदरसा बोर्ड चल रहे हैं, आखिर इनका कॉन्वेंट संस्कृति चल रहा है, जहाँ 80% हिंदू रहते हैं वहाँ तक सनातन बोर्ड अभी तक क्यों नहीं बना? 20% के लोग मदरसा बोर्ड बना लिए, आप उनको सेकुलर कहते हो। जो 3% है उनका पूरा का पूरा 1858 से चल रहा है कॉन्वेंट का,
आप उनको सेकुलर कहते हो। हम 80% हैं, हमारा अपना कोई बोर्ड नहीं है, हम राम को नहीं पढ़ा सकते, कृष्ण को नहीं पढ़ा सकते, हम बुद्ध को ठीक से नहीं पढ़ा सकते, और आप कहते हो भारत है, ये हिंदुओं का देश है, बाकी लोग अल्पसंख्यक हैं। हमको लगता है 70 सालों में बहुसंख्यक बोल बोल के हमें जितना प्रताड़ित किया गया, हम कहीं शायद अल्पसंख्यक होते तो इतना प्रताड़ना मुझे नहीं मिलती। बहुसंख्यक बोल के प्रताड़ना हमको दिया गया है। 2014 के बाद इस नैरेटिव को चेंज किया है राष्ट्रवादी सरकारों ने, और ये राष्ट्रवादी सरकारें धीरे धीरे, मैं सरकार का फिर कहता हूं, दलाल नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना नागरिक का परम कर्तव्य है, और सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करना एक श्रेष्ठ नागरिक का परम कर्तव्य है। मैं इनके श्रेष्ठ कर्मों का सदा समर्थक रहा हूं, इसलिए गांव गांव और गली गली घूमकर मैंने सिर्फ मतदान के लिए जागृत नहीं किया, सही मतदान करने के लिए भी बोला था कि सही मतदान करना। लोग पूछते कि सही मतदान का अर्थ क्या है, आप किसी और को वोट देने के लिए कहते हैं। मैंने कहा मैं राष्ट्रवाद के ऊपर, विकास के ऊपर, और ये जाति और संप्रदाय टूट जाए इसके लिए आप वोट करो, क्योंकि जातियों से ऊपर उठ करके ही हमें आगे जाना होगा। 700 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा नारा आया था, मैं फिर से एक बार दे देता हूं, भारतवासियों को इस नारे की जरूरत थी, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। महाप्रभु चैतन्य के जमाने में यह नारा भक्ति आंदोलन था। आज फिर कहता हूं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, सुरक्षा, विकास और प्रेम के भजन करे, वही हिंदू हुई, वही सनातनी हुई, वही भारतीय हुई। महाराज जी, यूपी में लौटते हैं तो योगी सरकार ने अयोध्या के बाद काशी, अब क्या अगला नंबर उसका मथुरा होना चाहिए? जी आप जानते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि वेटिकन सिटी में जाकर के कहो कि यहाँ हमारा मंदिर था तो लाख खदेड़ कर मार देंगे आपको वहाँ पर। आप मक्का में चले जाओ और जाकर नाम ले लो कि यहाँ पर हमारा शिव जी का मंदिर था, बोलते के साथ वहीं हत्या हो जाएगी आपकी उसी जगह पर। ये तो भारत है, सेकुलरिज्म बनाया गया है यहाँ पर। गालियाँ दो, हमारे मठ मंदिरों के विरुद्ध बोलो, मठ मंदिरों के विरुद्ध सिनेमा बनाओ, मठ मंदिरों, अरे हमारी देवी दुर्गा के नंगे तस्वीर बनाओ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। 70 सालों से तुष्टीकरण की नीति को ऐसे यहाँ संवर्धित किया गया है, ऐसे संपोषित किया गया है कि इस देश को 4th स्टेज का कैंसर लग गया था। मैं भगवान की बड़ी बहुत बहुत आराधना करता हूँ कि सही समय पर ठाकुर जी ने लगता है सुध ले लिया। हे मोहन, हे गोपाल, हमारी सुध ले ली। और अब राष्ट्रवाद का एक विचारधारा इस सरकार के आने से, मैं हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर किसी मुख्यमंत्री से हमारा बात न बने, किसी राजनेता से हमारा बात न बने, परंतु जिस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं वो विचारधारा पूज्य है और हम विचारधारा की पूजा करते हैं। विचारधारा अगर सही है तो व्यक्ति आया है तो व्यक्ति बदल भी जाएगा। अगर कल कोई व्यक्ति गलत करे तो बदल जाएगा, परसों कोई व्यक्ति गलत करे तो बदल जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये राष्ट्र बहुत अच्छे पथ पर चल रहा है और ये चुनाव राष्ट्रवाद का उद्घोष कर चुके हैं। पांचजन्य बच चुका है, नहीं चला किसी का, नहीं चले राष्ट्र विरोधियों। राष्ट्र विरोधी इसलिए कहता हूँ कि जो आदमी सीएए का विरोध करता हो, झूठ बोलता हो सीएए के नाम पर कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, न कोई पढ़ने को राजी है, अनपढ़ों की तरह बात करते हैं। नागरिकता छीनने की नहीं, नागरिकता देने का कानून है। उसके बाद भी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और पढ़े लिखे राजनेता खड़े होकर के बोलते हैं कि आपकी नागरिकता छीनने जा रहे हैं। ये कैसे अनपढ़ों की भाषा है? आप पढ़ के आए हैं बाहर से, विदेशों से, और आप बोल रहे हैं ऐसी बात बिना पढ़े। अरे संसद में संविधान के सैकड़ों अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। संविधान भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया है। भारत के नागरिक संविधान के ऊपर बलि चढ़ जाएं इसके लिए थोड़ी बनाया गया है। संविधान हमारी सुरक्षा के लिए है कि हम संविधान की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। जो संविधान हमारे उपयुक्त नहीं है, भारतवंशियों के उपयुक्त नहीं है, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए हैं, अंग्रेजों के जैसे हैं, उसको हटाएंगे। हम अपने भारतवंशियों के लिए, अपने गरीब, दबे कुचले, वंचित लोगों के समृद्धि के लिए नए अगर अमेंडमेंट्स करने हो तो हम रोज करेंगे संसद में, क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई हिंदू अगर अपने धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में बात करता है तो कहा जाता है कि कट्टर हैं। वहीं अगर कोई और धर्म का अपने धर्म के बारे में बात कहा जाता है तो उसे सेकुलरिटी कहा जाता है, सेकुलरिज्म कहा जाता है। अभी जो एक कांड भी हुआ था, हिजाब कांड, जो महिला हिजाब पहन के आई थी, तो हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप देखो, जब आप बैठते हो टीवी पर या कहीं पर बोलते हो जय श्री राम, तो आपको तुरंत ऐसे करके देखा जाता है कि ये बड़े सांप्रदायिक और कट्टर लोग हैं जी। आप टीवियों पर बैठ करके बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम इंशाअल्लाह बोलते हुए, तब उनको भाई फॉर गॉड सेक, तब उनको कोई सांप्रदायिक नहीं कहता।
ये तो कॉन्वेंट संस्कृति मैं कह रहा हूँ 1858 में जो बनाई गई थी हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारे बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम, मुझे भी बना दिया गया, मैं भी कॉन्वेंट में ही पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। लेकिन प्रज्ञा थी, हमारे गुरु की कृपा थी कि मैं बच गया। उतनी ऊंची शिक्षा लेने के बाद भी मुझे अपने संस्कृति का ज्ञान रहा और मुझे लगा कि मैं गलत चीज़ पढ़ रहा हूँ और ये गलत चीज़ पढ़ते पढ़ते मैं इस पृथ्वी से चला जाऊँगा और अपने भारत देश को गुलाम करने में मेरी और सहायता हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी धारा बदल दी और मैं गुरुकुल की स्थापना के लिए काम कर रहा हूँ। भारतवर्ष में आज़ादी के समय इतने गुरुकुल थे, कहाँ मिट गए, कौन से लोग खा गए। और भारतवर्ष में आज़ादी के समय उंगलियों पर गिने हुए मदरसे थे, अब तो गांव-गांव में मदरसे हो गए। तो आप देखते नहीं, भारतवर्ष में शिव मंदिर और हनुमान मंदिर जगह जगह थे, अब नज़र नहीं आते। आप पूरे सड़कों पर चले जाओ, एक ही तरह की मीनार आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक ही तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तब सेकुलरिज्म है। और हम कहीं मंदिर बना दें तब हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। ये नैरेटिव्स बड़े सोच समझ के गढ़े गए थे हम हिंदुओं को ग्लानि कराने के लिए कि आप ग्लानि में रहो, आप दबते रहो, बड़े भाई होने के नाते आप अपने आप को मिटा दो, समाप्त कर लो। अरे कश्मीर गया, अरे केरला गया, आसाम जाने के पक्ष में था, न जाने बंगाल आधा चला गया। धीरे 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 सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो ऐसी हस्ती रही है हमारी कि हमें कोई मिटा नहीं सकता। भैया आप कितना मिटोगे? अफगानिस्तान ख़त्म हो गया, इंडोनेशिया ख़त्म हो गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, केरला में बढ़िया से जा नहीं सकते आप, वहाँ कश्मीर में जा नहीं सकते आप, बंगाल में ठीक से घूम नहीं सकते। अभी भी ये गुमान है कि हमारा देश हमारा है। हम सिकुड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केवल बातों से देश नहीं चलता, कर्म जो सामने हो रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा। हमें अपने बचे हुए राष्ट्र को अब विखंडित होने से बचाना है। पता नहीं अखंड होगा कि नहीं। बाकी जो पाकिस्तान को मिलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बांग्लादेश को अपने मिलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं। मुझे लगता है जो बचा है वही हमारा हिंदुस्तान बचा रह जाए और वही भारत बचा रह जाए, ये हमारे लिए श्रेष्ठता होगी। यूपी में महाराज जी, यूपी में योगी सरकार आ चुकी है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो सीटें कम हुई हैं, परसेंटेज भी कम हुआ है। और इसके साथ ही एक मुद्दा जो काफ़ी ज़ोरों से रहा, युवाओं का ही मुद्दा है कि बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें। तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर काम करना चाहिए सरकार को, या कमी रह गई है सरकार की तरफ से? कॉन्वेंट की संस्कृति जब तक रहेगी इस देश में, इस दुनिया में, कोई ऐसा देश मुझे बता दो जिसने अपने सारे नागरिकों को सरकारी नौकरी दे दिया हो। कोई 150 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 150 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो सरकार रहेगी किसके लिए, काम किसके लिए करेगी? तो ये तो संभव है नहीं। जो लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे। गुरुकुल की ऐसी पद्धति थी, गुरुकुल में ऐसी पढ़ाई होती थी कि क ख ग और ABCD की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उपयोगी बनाया जाता था। जो अच्छे चमड़े के काम कर सकते हैं उनको श्रेष्ठ बनाया जाता था। जो कोई गा सकते हैं उनको गायन के क्षेत्र में, जो कपड़े, कबीर दास जी को देखिए, इतने बड़े संत थे, कपड़े बुनते थे, उनका कपड़े का फैक्ट्री था। नामदेव महाराष्ट्र के इतने बड़े भक्त थे, केवल राम राम नहीं करते थे बल्कि वो कपड़े की छपाई और रंगाई करते थे, कलर करते थे कपड़ों को। तो हमारे यहाँ गुरुकुल में सिखाया जाता था कि कोई भी बच्चा इतना हुनरमंद हो जाएगा कि भले पढ़ाई उसकी 8वीं 10वीं तक हो, 12वीं तक हो, पर वो जब बाहर निकलेगा तो 10 आदमी को नौकरी देने के लायक हो जाता था। इतना हुनरमंद होता था, अपने यहाँ काम शुरू कर देता था। तो किसी भी सरकार को प्रारंभ से ही हुनरमंद बनाने की कौशल विकास केंद्र बनाया गया है हमारे यहाँ पर। मुझे लगता है और धरातल पर लाने की ज़रूरत है, अभी कागजों में ज़्यादा है। और मैं भारत सरकार से आग्रह भी करूंगा कि कागज़ से और ज़मीन पे लाने की ज़रूरत है और बड़ी कड़ाई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आई तो हैं पर धरातल पर ठीक से नहीं आ पाई हैं। लेकिन जब एक प्रारंभ हुआ है तो मुझे लगता है इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। एकाएक रातों रात तो कोई जादुई तिलिस्म तो है नहीं, 70 साल से जो हुआ है उसको अचानक आप बदल देंगे, लेकिन नीयत देखी जाती है। मुझे लगता है इस सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक है। इनके नीयत ठीक हैं गरीबों के लिए, इनके नीयत ठीक हैं देशवासियों के लिए, सबका साथ सबका विकास। इसलिए समग्र रूप से जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो समर्थन करते हैं और आज की डेट में मैं भी समर्थन करता हूँ। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी से आपकी क्या, आप उनकी सरकार आई है, क्या चाहते हैं आप, जो आगे 5 साल हैं इनके, क्या विकास कार्य आप उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? मैं पहला विकास ये देखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जिन गलियों के नाम, जिन इमारतों के नाम, जिन सड़कों के नाम मुगलों के नाम पर हैं, पहले उसको मिटा दें। भले इनकी आलोचना होगी, लेकिन जब तक मानसिक गुलामी से अपने प्रदेश को मुक्त नहीं कर देते, यहाँ अहिल्याबाई होलकर के नाम पर सड़कों का नाम रख दीजिए, यहाँ पर आप उन दलित चिंतकों के नाम पर रख दीजिए, ज्योतिबाई फूले जी के नाम पर रख दीजिए, मैं कहता हूँ मिसाइल मैन के नाम पर रख दीजिए, हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर रख दीजिए, वीर अब्दुल हमीद जिसने टैंक उड़ाया था पाकिस्तान के साथ युद्ध में, उनके नाम पर रख दीजिए। पर लुटेरों के नाम पर क्यों, जिन्होंने हमारे घर को लूटा, हमें बर्बाद किया, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी,
उनके नाम पर कोई इमारत है, कोई सड़क है, कोई शहर है, और इनको जब बदलते हैं तो लोग कहते हैं तो नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं अगर पहले फेज में, पहले 6 मंथ्स में अगर कोई काम करना चाहिए, ये सुन के लोगों को अजीब लगेगा, रोटी कपड़ा मकान नहीं हुआ। रोटी कपड़ा मकान 70 सालों से जो सरकार आपने चुना दूर कर पाई? गरीबी तो दूर नहीं हुई, गरीबों की संख्या बढ़ गई। मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति पाइए, मानसिक गुलामी से मुक्ति पाइए। जब आपके देश का गौरव आपके साथ होगा, अपने महापुरुषों के विषय में आप जानेंगे कि महाराणा प्रताप घास की रोटी भी खा करके अपने देश के लिए लड़े थे, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इस प्रदेश का विकास होगा। नंबर 1 वो। और नंबर 2 में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, शायद ये बहुत कठिन है भारतवर्ष के लिए। शराब के ऊपर भारत की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। शराब बेचते हैं तो भारत की इकोनॉमी चलती है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी चलती है। मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमी किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। वही मनुष्य शराब पी के बर्बाद हो रहा है, अपने बच्चों को मार रहा है, पत्नियों को मार रहा है, अपने घर वालों को मार रहा है, पूरा अच्छा खासा समाज उजड़ जा रहा है। तो क्या आपके लिए रेवेन्यू इतनी ज़रूरी है कि हज़ारों लाखों लोगों के परिवार को नष्ट कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वो नशा करके जा करके कहीं कहीं लूटपाट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? तो शराब को तो मिटा देना चाहिए, शराब को तो हटा देना चाहिए, शराब को तो पूर्ण रूप से मिटा देना चाहिए इस जगह से, इस जगत से, इस भारतवर्ष से, उत्तर प्रदेश से। और योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर विजनरी सीएम हैं तो वो सोच सकते हैं इस विषय में कि शराब मुक्त प्रदेश बना दें। शराब के द्वारा कमाए गए रेवेन्यू से अनैतिक चीज़ों से अनैतिक काम ही होते हैं। नैतिकता के आधार पर शराब और नशा कहीं टिकता नहीं है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब मथुरा वृंदावन में था और वो कुंभ में आए थे तो मैंने उनसे एक बात कही थी, हमारी मुलाकात हुई थी कि वृंदावन से शराब हटा दीजिए, और दूसरे महीने मुझे सूचना मिली कि इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो ये इच्छा शक्ति तो इनकी बहुत अच्छी है और इस दिशा में बहुत अच्छे काम करते हैं। राम राज्य की एकमात्र परिभाषा जो है परीक्षित के राज्य में थी, जहाँ निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती है सबको, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती है सबको, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता है सबको। ये 3 चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ राम राज्य आ जाती हैं। अगर ये पाकिस्तान में आ गई तो पाकिस्तान में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। इसलिए 3 चीज़ों को लागू करना चाहिए। सभी नागरिकों को समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, सभी नागरिकों को समान चिकित्सा और निःशुल्क चिकित्सा, सभी नागरिकों को अविलंब न्याय। 500 वर्ष के बाद राम मंदिर न बने, बल्कि अविलंब अयोध्या राम जी से जाना जाता है। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि के विषय में आपने कहा, कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार बहुत जल्द होने जा रहा है और कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास से आपको कह सकता हूँ। महाराज जी, अंतिम आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अब हमारे देश के युवा या हमारे प्रदेश के युवाओं को कुछ आप संदेश देना चाहें तो आप उनको एक संदेश दीजिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। आप चीज़ों के चक्कर में, भौतिकतावादी के चक्कर में अपने आप को तनाव में न डालिए, क्योंकि आप बिल गेट्स भी बन जाएंगे, उसके बाद भी आपकी ज़रूरतें कम नहीं होंगी। इससे बेहतर है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो संसाधन हैं, उन संसाधनों में संतुष्ट रह करके अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। ट्राई योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप तनाव में हैं तो आप चाहे डनलप के गद्दे पर हों, एसी में हों, चाहे अगल बगल मिठाइयाँ पड़ी हों, तनाव में हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि झोंपड़ियों में हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं तो सूखी रोटियां भी आपको अच्छी लगेंगी। तो तनाव मुक्त जीवन जीने का मैं युवाओं को प्रेरणा देना चाहता हूं और भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानियों में मैंने ऐसा प्रकल्प चलाया है। भोपाल में भी हम गए थे, लाखों लोग, पूरी सरकार हमारे साथ थी, लाखों लोगों को 3 दिन के शिविर में मैंने तनाव मुक्त रहने का जो टिप्स दिया, हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए। यही काम हमने जयपुर में किया, यही काम हमने नागपुर में किया, यही काम हम झारखंड की राजधानी रांची में करने जा रहे हैं 17, 18, 19 तारीख को परहैप्स। उसके बाद हम पाटलिपुत्रा जा रहे हैं, उसके बाद हम बेंगलोर जा रहे हैं। हम प्रत्येक सिटीज़ में, जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया जा सकता है। जितने संसाधन आपके पास हैं उतने में ही आप मस्त जी सकते हैं। और मैं एक बात युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर ऊर्जा को पूरा केंद्रित करके रखोगे तो कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। ऊर्जा बटी हुई तो आपसे कोई काम नहीं हो सकता। और जो भविष्य की चिंता में मरा जा रहा है वो अभी क्या करेगा। प्रेजेंट आपका अच्छा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट टाइम सबसे बेस्ट है। प्रेजेंट में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा ही, कोई रोक नहीं सकता।
और फ्यूचर की चिंता में मरे जा रहे हैं, तो उतनी एनर्जी तो फ्यूचर में लगी हुई है, काम क्या करोगे भी आप? काम तो कर नहीं सकते। 100% ऊर्जा के साथ एंजॉय करते हुए, संघर्ष नहीं। वर्तमान समय में मैं आनंदित हूं, अभी संघर्ष करूंगा, कल आनंद मिलेगा। ये मूर्खों की भाषा है, क्योंकि आज मैं बबूल का बीज डालूंगा, कल आम मिलेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? आज मैं आनंदित हूं काम करते हुए, कल मेरा आनंद और बढ़ेगा। आज भी आनंद, कल भी आनंद, परसों भी आनंद और बरसों बरसों तक आनंद। मैं युवाओं से यही कहूँगा। यद्यपि 2 मिनट में बोलना बड़ा कठिन था, हमारे 3 दिन के शिविर होते हैं, आप उसको जरूर देखिए, जरूर सुनिए। मैं पक्का कहता हूँ, दवाइयों से डिप्रेशन नहीं जाती। मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, बल्कि दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिसमें 30% अफीम मिले हुए हैं, आपको सुलाते हैं वो मेडिकल साइंस के गोलियाँ। कोई आध्यात्मिक मास्टर, लिविंग मास्टर अगर आपको मिल गया, तो प्राचीन आध्यात्मिक विद्या से आपके डिप्रेशन को मिटा देगा।